जय हिंद बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले जो हमने बायोलॉजी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपकी बीमारियों के बारे में जो लेक्चर डिस्कस किए थे, उसमें हमने कई बीमारियों के और बीमारियों के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, कि बीमारियां क्या होती है, कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, बीमारियां कितने प्रकार की होती है, बीमारियों का डिवीजन किस भाग पर किया जाता है, और WHO की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग बीमारियों को किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। देन आपने बोला था कि यहाँ की बीमारियां जो थी वो संक्रामक बीमारियां थी और असंक्रामक बीमारियां थी। इट मीन्स की इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तब आपने इन्फेक्शियस डिसीज में यानी संक्रामक रोग में सबसे पहले वायरल डिसीज के बारे में डिस्कशन किया था। वायरस क्या होता है, यानी वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सबको कहा जाता है वायरल डिसीज, यानी विषाणु जनित रोग। सबसे पहले अपन ने किससे पहले तो वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर आपने वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में एक दो बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो पहले बीमारी हमने जो पढ़ी थी वो एड्स थी आपकी। कौन सी थी? एड्स। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो एड्स होता है ये ब्लड लॉगिंग की वजह से ही होता है। मतलब जब तक दोनों पेशेंट, एक पेशेंट है एक नॉर्मल व्यक्ति है, जब तक एड्स और नॉर्मल पेशेंट व्यक्ति की, या फिर यूं बोल दो कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स का अटैक है, यानी उसके अंदर एड्स वाली बीमारी है, और दूसरा ऐसे व्यक्ति जिसे एड्स की बीमारी नहीं है, अगर दोनों का ब्लड आपस में क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में एड्स का वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। आपने बोला था कितनी कंडीशन थी? 4 कंडीशन। नंबर फर्स्ट कौन सी थी? तो मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप। दूसरी कौन सी थी? इन्फेक्टेड ब्लड को लगाने से, यानी इन्फेक्टेड यानी संक्रमित खून अगर दूसरे को चढ़ा देते हैं उस एड्स वाले व्यक्ति का, तो उसको भी हो जाता है। ठीक है, फिर आपने तीसरा बताया था कि इन्फेक्टेड निडल्स का अगर उपयोग करते हैं और वही निडल्स का उपयोग आप नॉर्मल व्यक्ति में कर देते हैं तो एड्स का वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। देन आपने फोर्थ कारण जो बताया था इन्फेक्टेड इंजेक्शन, यानी संक्रमित इंजेक्शन से यदि आपने किसी को डोज दिया है जिसको एड्स है, तो आप उसी इंजेक्शन से नॉर्मल व्यक्ति को डोज नहीं दे सकते हैं, इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। फिर आपने बोला था सर कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मच्छर अगर एड्स वाले व्यक्ति को काट ले और वही मच्छर जाके दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, तो क्या एड्स वाला वायरस ट्रांसमिट हो सकता है? देन आपको बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मच्छर के अंदर इतनी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है कि उस एड्स वायरस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, देन आपने पढ़ा था सेकेंड कि जो एड्स वाली बीमारी है उसके लिए एक दवा आ रही थी, ड्रग का नाम बताया था, तो आपने बोला था एजिडोथर्मिडीन। कौन सा था? एजिडोथर्मिडीन। और फिर बोला था कि टेस्ट का कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि हमें एड्स हुआ है कि नहीं, तो आपने टेस्ट का नाम क्या बताया था? तो टेस्ट का नाम था एलिसा टेस्ट। कौन सा था? एलिसा टेस्ट। दूसरा आपने पढ़ा था डेंगू के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डेंगू के बारे में। अब आ जाओ तीसरी बीमारी। तो तीसरी बीमारी आज आपको पढ़ना है पोलियो के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है पोलियो के बारे में। ठीक है, तो चलो आ जाओ, पोलियो क्या होता है, कैसे होता है ना, इस सारी चीजों के बारे में हमको आज डिस्कशन करना है। नंबर फर्स्ट है पोलियो में कि पोलियो किस वायरस से होता है ना, पोलियो किस वायरस से होता है, तो आपको बोलना पोलियो होता है पोलियो वायरस से। किससे हो जाएगा? पोलियो वायरस से होता है। क्लियर होगी? यानी कि हमारे जो पोलियो रोग होता है उसके लिए यदि कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन का काम करता है, तो कौन सा काम करता है? पोलियो वायरस। ठीक है, यह पोलियो वायरस रहता कहाँ पर है? तो आपको बोलना है 2 जगह रहता है। एक तो ये रहता है एयर में, एयर मतलब हवा में। दूसरी जगह क्या रहता है? तो दूसरी जगह रहता है ये वाटर में, वाटर यानी कि पानी में, है ना। इस वायरस को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, यानी कि ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो आप बोलोगे कि इसको हवा में भी देखा जा सकता है, इसको पानी में भी देखा जा सकता है। देखने का मतलब पाया जाना, तो ये कहाँ कहाँ? हवा में भी और पानी में भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे बॉडी में अटैक कैसे करेगा? जैसे ये वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है, सीधे हमारे ब्लड में जाकर हमारी WBC को इन्फेक्ट करेगा। और आपके बॉडी में, मैंने पहले भी बोला था इससे पहले वाले लेक्चरों में, कि यदि आपके शरीर की WBC कम होने लगी या इफेक्ट होने लगी, तो सीधे सीधे आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर ये कहाँ अटैक करेगा? तो फिर ये अटैक करता है हमारे
न्यूरॉन्स पर, न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिकाओं पर, और धीरे धीरे तंत्रिकाओं को भी, न्यूरॉन्स को भी क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, और हमारे अंदर पागलपन जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं, हल्के फुल्के, ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के। देन और कहाँ इसका अटैक होता है, तो सबसे ज्यादा अटैक होता है लेग न्यूरॉन पर। लेग न्यूरॉन मतलब पांव की जो तंत्रिकाएं होती हैं, लेग न्यूरॉन पर जब इसका अटैक होता है तो ये पूरे जो पांव से आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, जो ब्रेन तक हमारे न्यूरॉन्स ले जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वहां से नीचे के सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं आ पाता है, और ब्रेन उन सिग्नलों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। देन ऐसी कंडीशन में स्वास्थ्य को क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो आपने बोला है कि जो पोलियो वायरस होता है वो कहाँ कहाँ रहता है, तो हवा में रहता है और पानी में रहता है। अटैक कहाँ करेगा, तो यह वायरस आपके WBC को क्या करता है, खत्म करता है, यानी कि इसका पहला अटैक आपके WBC में होता है। दूसरा आ जाओ, ये लेग न्यूरॉन को डैमेज कर देता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। लेग न्यूरॉन मतलब पांव की तंत्रिकाओं को, पांव की तंत्रिकाओं को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, ठीक है, तंत्रिकाओं को खत्म कर देगा। अच्छा, जितनी भी पांव की न्यूरॉन्स होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो आप बोलोगे कि जो पांव की तंत्रिकाएं हैं वो ऊपर आकर हमारी ये जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन की तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। तो इसका इफेक्ट भी कहाँ मिलता है, तो आप बोला इसका इफेक्ट बैकबोन न्यूरॉन पर भी मिलता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं हैं, बैकबोन न्यूरॉन, ठीक है। तो जितनी भी बैकबोन न्यूरॉन में तंत्रिकाएं होती हैं उनको भी क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और डैमेज करेगा तो इसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसी कंडीशन हमारे पांव क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद कर देता है, तो इस बीमारी को बोला जाता है पैरालिसिस। मतलब वो कैसा हो जाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, दिक्कत ये होती है कि सर ये बताएं हमें कि जब ये पोलियो होता है तो पोलियो ना होने के लिए हम क्या करें। देन आपने बोला था कि 2 बूंद दवा जो पिलाई जाती है, 2 बूंद दवा, ये इतनी इफेक्टिव होती है कि इस वायरस से लगातार 30 सालों तक हमारे बॉडी में इस पोलियो वायरस से लड़ती रहती है। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में पोलियो वायरस का अटैक कब तक हो सकता है, तो 30 साल की उम्र तक। लेकिन सबसे ज्यादा अटैक कब होता है, मैंने आपको बताना है 0 से लेकर 5 साल तक। कब होता है, 0 से लेकर 5 साल तक। इसीलिए 0 से लेकर 5 साल तक की उम्र में हमें क्या पिलाया जाता है, पोलियो की दवा। कितने बूंद, 2 बूंद। अब यही 2 बूंद करता क्या है, तो आप बोलेंगे यही जो आपने 2 बूंद दवा पी है ना, जो ड्रॉप्स आपने पी हैं, ये ड्रॉप्स आपके कहाँ जाएंगे, ब्लड में। ब्लड में जाएंगे तो ब्लड में कहाँ जाएंगे, तो आप बोले ब्लड के एक ग्रैन्युलोसाइट पार्ट में, एक ग्रैन्युलोसाइट पार्ट में, यानी इसको बोला जाता है आकणिकामय भाग में, आकणिकामय भाग में, ठीक है। ये आकणिकामय भाग क्या होता है, तो बोलना है आकणिकामय भाग होता है आपका क्या, बोलना जितने भी WBC होते हैं, क्या होते हैं, WBC भी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल रहे हैं 2 प्रकार के, एक आपका ग्रेनुलोसाइट्स और एक आपका एक ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कणिकामय और आकणिकामय। तो आकणिकामय में होते हैं 2 भाग, या फिर हम जिन्हें बोल सकते हैं कि WBC के ही वो भाग होते हैं। एक को बोला जाता है मोनोसाइट और एक को बोला जाता है लिम्फोसाइट। मतलब कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 2 पार्ट्स होते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। तो फिर ये करता क्या है, देन आपको बताना है कि लिम्फोसाइट भी आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है B टाइप का लिम्फोसाइट और एक होता है आपका T टाइप का लिम्फोसाइट। यानी कि लिम्फोसाइट के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से, एक B टाइप का और एक T टाइप का, है ना। अब आ जाओ कि जैसे ही आपने 2 बूंद दवा पी, वो कहाँ जाएगी, खून में। खून में भी किसके पास जाएगी, WBC के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट। तो ये कौन से भाग में जाएगा, एक ग्रैन्युलोसाइट्स में। एक ग्रैन्युलोसाइट्स कितने भाग में डिवाइड है, 2 भागों में। एक बोला जाएगा मोनोसाइट और एक बोला जाएगा
लिम्फोसाइट, है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट होता है वो आगे चल के कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भागों में, एक बी टाइप का लिम्फोसाइट और एक टी टाइप का लिम्फोसाइट। तो जो हमारा लिम्फोसाइट वाला बी टाइप का लिम्फोसाइट पोर्शन होता है, इसको वो मजबूत कर देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कर देता है। और स्ट्रॉन्ग करना मतलब डब्ल्यूबीसी भी हमारा कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। और जब डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? देन आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ये लगातार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हमें इस पोलियो वायरस का अटैक नहीं हो पाता है, मतलब इसके सिम्टम्स हमारे बॉडी पर नहीं दिखाई देते हैं। कब? जब आपने दवा ले ली होती है। दवा कब तक लेना है? 0 से लेकर 5 साल। इसके बाद यही दवा आपके डब्ल्यूबीसी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर देता है कि लगातार 30 सालों तक इस वायरस से लड़ने का काम कौन करता रहता है? ये दवा, जो किसमें होती है? हमारे डब्ल्यूबीसी में लगातार इम्यूनिटी इंक्रीज करती रहती है। आ जाओ, फिर आ जाओ, अगला वायरस है रेबीज, है ना। कौन सी बीमारी है अगली? रेबीज। चलो आ जाओ, रेबीज। अच्छा, रेबीज पूछे कि रेबीज किस वायरस से होती है? तो रेबीज राबदा वायरस जो होता है, राबदा फैमिली का वायरस, है ना। यानी कौन सा वायरस? तो आपको बोलना है राबदा फैमिली का वायरस। इस वायरस से होती है क्या? रेबीज। और ये वायरस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो 3-4 जगह सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे पहले ये डॉग में मिलता है, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते में सबसे ज्यादा इस वायरस का इन्फेक्शन होता है। दूसरा ये कैट में मिलता है, यानी कि बिल्ली में भी मिलता है। तीसरा आ जाओ तो इसका अटैक और कहाँ होता है? तो इसका पाया जाना मंकी में भी संभव है, यानी कि बंदर में भी। और कहाँ पर? तो इसका कई रूपों में आपका लिखा है वॉल्फ, वॉल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया के अंदर भी इस वायरस का अटैक होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर और भेड़िया, इन चारों में राबदा फैमिली का वायरस होता है, जो क्या फैलाता है? रेबीज को करता है। और ये होते कहाँ हैं? तो आप बोलना ये चारों के चारों में उनकी सलाइवा में होते हैं। सलाइवा मतलब उनकी लार में होते हैं। तो चाहे वो कुत्ते की लार हो, चाहे वो बिल्ली की लार हो, चाहे बंदर की लार हो, चाहे भेड़िए की लार हो, उनकी लार में कौन सा फैमिली का वायरस होता है? राबदा फैमिली का वायरस होता है। होता क्या है कि जब कुत्ता काटता है तो उसका असर आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसका असर आपको तुरंत नहीं मिलेगा। इसका असर आपको 8 से लेकर 10 साल बाद, यानी 8 से लेकर 10 साल बाद तक कुत्ते के काटने का असर होता है। फिर क्यों नहीं होता? उस समय ये अटैक आपके बॉडी पर करता है, लेकिन आपके बॉडी में जाकर ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल मतलब स्थिर हो जाता है। और जैसे ही आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर उस वायरस के खिलाफ कम होती है, इट मीन्स कह सकते हैं कि जब हमारे लोगों की लड़ने की क्षमता कम होने लगती है, तब ये अपना रूप दिखाता है। रूप दिखाने का मतलब असर दिखाना, और अपना असर दिखाता है तो कुत्ते को जिसने काटा होगा, कुत्ते ने जिसको काटा होगा, उसमें लक्षण कुत्ते जैसे आने लगते हैं। यानी कि अगर इसका सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ज्यादा दिनों तक आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी हरकतें कैसी हो जाएंगी? कुत्ते जैसी हो जाएंगी। अगर उससे कोई नाम भी पूछोगे तब वो भौंकेगा, मतलब बात करेगा, वो कुत्ता की तरह बोलेगा। अगर वो उससे कोई भी चीज खाने या पीने को दो, तब भी वो कुत्ते की तरह ही खाएगा, कुत्ते की तरह ही पिएगा। कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ था। हॉस्पिटल में एक बच्चा पड़ा हुआ है, डॉक्टर उससे नाम पूछता है तो वो कुत्ते की तरह भौंक भौंक के अपना नाम बता रहा था। इट मींस वो नाम नहीं बता रहा था, कुत्ते की तरह वो भौंक भौंक करके भौंक रहा था। और उसको कुछ भी खाने के लिए दिया जा रहा था तो वो जैसे कुत्ते भी पानी पीते हैं आगे जीभ निकाल के, वैसे ही कंडीशन में वो हरकतें कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर काट ले तो आधे पेड़ पे चढ़ जाए, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है। कुछ हद तक उस जैसी हरकतें हो जाती हैं, लेकिन सेम एज इट इज नहीं होती हैं। तब आप बताओ कि सर इनके बचने के उपाय क्या हैं? तो इनके बचने के एक ही उपाय है, या तो आप कुत्तों, बिल्ली, बंदर और भेड़िए से दूर ही रहो। अगर काट भी लेते हैं तो तुरंत क्या करना है? आपको इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए बहुत नुकसान कर सकती है। आ जाओ, इसके काटने के बाद लक्षण क्या दिखाई देते हैं, है ना। तो इसके काटने के बाद देखिए रेबीज में जो लक्षण होते हैं वो आपको 2-3 लक्षण ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे पहला है हाइड्रोफोबिक। क्या है?
हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रोफोबिक को हम बोलेंगे क्या, पानी से डरना, पानी से डरना। ऐसा व्यक्ति जिसे कुत्ते ने काट लिया हो और उस वायरस का अटैक उसके अंदर हो गया हो, उसको हमेशा किससे डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। नंबर सेकंड होता है न्यूरॉन डैमेज। क्या होता है, न्यूरॉन डैमेज। न्यूरॉन डैमेज का मतलब होता है तंत्रिकाएं खत्म होना। न्यूरॉन डैमेज का मतलब होता है तंत्रिकाएं खत्म होना, है ना। और यदि तंत्रिकाएं खत्म हो जाती हैं तो आदमी के अंदर तीसरा जो लक्षण डेवलप होता है वो हो जाता है मेंटली इन। क्या हो जाता है, मेंटली इन। मेंटली इन का मतलब होता है वो हल्का क्या हो जाएगा, पागल। हल्का क्या, अगर आपने समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये कैसा हो जाता है, तो आपको बोलना है ये हो जाता है पागल। कैसा हो जाता है, पागल। ठीक है, मतलब मैंने बोला क्या है कि अगर आपको कुत्ते, बिल्ली, मंकी या फिर भेड़िया काट लेता है तो उसकी लार में पाया जाने वाला जो वायरस होता है वो आपके बॉडी में इंटर करके आपके ऊपर इफेक्ट कर देता है। और इफेक्ट करने के बाद आपको ये कुछ लक्षण होते हैं जो लक्षण दिखाई देते हैं। इट मीन्स पहला लक्षण कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरना। दूसरा क्या होता है, तो आपकी बॉडी की जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स यानी आपके सिग्नल्स को ले जाना और कोऑर्डिनेट करके ब्रेन से वापस उसी जगह तक सिग्नल को ले जाना। ये सारी चीजें करता कौन है, तंत्रिका। जब तंत्रिकाएं ही खत्म हो जाएंगी तो आदमी के अंदर सिग्नल्स का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। और जब सिग्नल्स का एक्सचेंज नहीं होगा तो आदमी कैसा हो जाता है, पागल हो जाता है। क्लियर है। बचाव के लिए मैं पहले भी बोल दिया हूं कि या तो इन चीजों से दूर रहो। इन चीजों का मतलब कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भेड़िया, इनसे आप बिल्कुल भी मत लड़ो। लड़ने का मतलब उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना ताकि वो आपको काटे। आप उनसे दूरी बनाए रखो, वो आपको नहीं काटेंगे। क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। फिर कौन सी बीमारी है, तो नेक्स्ट बीमारी आ जाओ, स्मॉल पॉक्स। क्या हो जाता है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को चेचक कहा जाता है, छोटी माता। क्या बोल देंगे, छोटी माता। छोटी माता क्या बोलेंगे, छोटी माता, है ना। ये होता किससे है, ये एक वायरस से होता है। किससे होता है, एक वायरस से होता है। वायरस मतलब विषाणु से होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है ना। कौन से विषाणु से होता है, देन आपको बोलना है इसका जो विषाणु है उसका नाम है वेरिकोला जूस्टर। वेरिकोला जूस्टर ये वायरस है ना। और यह वायरस कहाँ पाया जाता है, तो आपको बोलना है यह वायरस आपका पाया जाता है 2-3 जगह। कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये वायरस पाया जाता है एयर में। कहाँ पाया जाएगा, एयर। एयर इट मीन्स में हवा में। और दूसरा ये वायरस कहाँ पाया जाएगा, देन आपको बोलना है सलाइवा। इसमें होता है सलाइवा यानी कि हमारी लार में। तो हमारी लार और हवा में पाया जाने वाला बैक्टीरिया वायरस कौन सा है, तो बोलना है वेरिकोला जूस्टर, है ना। इसमें लक्षण क्या होते हैं, छोटी माता के लक्षण क्या होते हैं, मतलब इस बीमारी में पाए जाने वाले जो करेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं करेक्टर। देन आपको बोलना है सबसे पहले आपकी बॉडी में रेडनेस आ जाता है। रेडनेस इन बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हिंदी में क्या बोल देंगे इनको, तो आप बोलोगे कि मानव शरीर में लालपन आना, लालपन आना। यानी हमारी बॉडी कैसे पड़ने लगती है, हल्की सी लाल पड़ने लगती है। फिर अगर और बढ़ गई है थोड़ा थोड़ा सा तो आपकी बॉडी में रेड स्पॉट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेड स्पॉट हो जाते हैं। रेड स्पॉट को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे इसको हिंदी में बोला जाता है पीलिका का बनना। पीलिका का बनना, पीलिका का बनना यानी रेड स्पॉट होना। और रेड स्पॉट इस कदर होते हैं कि अगर धोखे से भी आपके छोटी माता, जो माता होती है ना घरों में, तो आप बोलोगे जब किसी को घर में माता रानी हो जाती है या फिर ये वाली बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, अगर उनके जो दाने बॉडी पर होते हैं रेड रेड से,
उसको अगर आपने फोड़ दिया तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो पानी होता है वो बहुत ही जलन पैदा करता है। मतलब आप इसको क्या नहीं करना है, इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है। इट मीन्स आपको उनको फोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ तो और कौन से लक्षण शो करते हैं, तो आप बताओगे फिर हमारे मसल्स में पेन होता है। मसल्स पेन का मतलब होता है मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ओके, फिर आ जाओ और अगर पूछे जाए कि और क्या लक्षण होते हैं, तो आपको फोर्थ लक्षण में लिखना है हाई फीवर। क्या लिखना है? हाई फीवर। हाई फीवर का मतलब होता है तेज बुखार। अच्छा होता है तेज बुखार। देखो, छोटी माता होता किससे है? वेरिकोला जोस्टर से। इस वायरस को पाया जाने वाला हैबिटेट प्लेस कहाँ है? तो बोलोगे हवा और सलाइवा यानी कि लार में, है ना। सबसे ज्यादा यही होता है। ये अपना अटैक कैसे करेगा? तो आप बोलेंगे जब ये अटैक करते हैं तो आपकी बॉडी पहले रेड पड़ती है, लाल पड़ती है, उसके बाद उस बॉडी में छोटे छोटे ऐसे स्पॉट बन जाते हैं और स्पॉट बनने के बाद उन स्पॉट में पानी आ जाता है। अगर आपने उस स्पॉट को फोड़ा, उस फुंसी को फोड़ा जिसमें वो पानी है, तो वो पानी बहुत जलन करता है और जहां जहां वो पानी फैलेगा वहां दोबारा से आपको क्या हो जाएंगे? वहीं रेड स्पॉट हो जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएंगे? पीलिका। उनको एक शब्द नाम दिया जाता है, क्या? पीलिका। ठीक है, फिर आगे आ जाओ तो और क्या होता है? फिर हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं और हाई फीवर यानी तेज बुखार आता है। इन सब से दूर करने के लिए यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, यानी डॉक्टर से सलाह लेते हो, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है ताकि इनको क्या मिल सके? शांति मिले। शांति का मतलब आपके बॉडी के अंदर ठंडापन आए। ठंडापन आएगा तभी इसका उपचार या उपाय संभव है। क्लियर है? चलो, ये सारी की सारी जो बीमारियां हमने पढ़ी हैं, चाहे वो आपका एड्स हो, चाहे वो आपका डेंगू हो, चाहे वो आपका रेबीज हो, चाहे वो आपका ये बीमारी हो, क्या नाम है उसका? वेरिकोला जोस्टर के द्वारा छोटी माता, है ना। और चाहे आपका क्या हो तो आप बोल देना, चाहे आपका पोलियो। ये सारे की सारी बीमारियां किसकी थी? तो आपको बोलना है ये सारी बीमारियां थी वायरस की, है ना। अब आ जाओ बैक्टीरियल डिसीज में। बैक्टीरियल डिसीज का मतलब होता है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। इसमें आपको जो पहला रोग है वो आपको लिखना है टीबी। क्या लिखना है? टीबी, है ना। टीबी यानी टीबी को किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इस नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो आपको बोलना टीबी एक बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है एमपीवी बैक्टीरिया, यानी कि फुल फॉर्म में बोलेंगे तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, है ना। इस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? टीबी होती है। यह बैक्टीरिया पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो बोलना है 4 जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन से? तो सबसे पहले लिखना है एयर यानी कि हवा, दूसरा लिखना है वाटर, वाटर यानी कि पानी, तीसरा लिखना है फूड, फूड यानी कि भोजन। कौन सा भोजन? कंटामिनेटेड भोजन या फिर संक्रमित भोजन। नंबर 4 कहाँ पाया जाता है? तो आपको बोलना है लार। लार मतलब सलाइवा में। किसकी सलाइवा में? जिसको एक्चुअली ये हो गया है, टीबी बीमारी जिसको हो गई है, उनको उनकी जो लार में बैक्टीरिया होता है वो एमटीबी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जिस भी आदमी को एमटीबी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि जिसको टीबी की बीमारी है, आप